बच्चों, अभी तक हम लोगों ने चाइना का भौतिक जो स्ट्रक्चर था, जो भौतिक प्रदेश थे, उनको पढ़ा। अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग चीन का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र क्या है कि चीन की जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, है ना, उन सब को इसमें लिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चाइना का जो अफवाह तंत्र है वो मेन नदियों से बना है और चाइना में ये मुख्य नदियाँ हैं। देखिए, सबसे पहले है यांगत्से कियांग, जिसको कि हम यांगजी नदी कहते हैं। दूसरी है वांगहो नदी, इसका आप लोगों ने सुना होगा नाम। वांगहो, इसको चीन का शोक कहा जाता है, या पीली नदी, इसको पीली नदी भी कहा जाता है। तीसरी है सिक्यांग नदी, चौथी है हुआई नदी, पाँचवीं है आमूर नदी, छठी है सुंगेरी नदी और सातवीं है तारिम नदी। ये 7 नदियाँ थोड़ा सा मुख्य हैं। बाकी तो चाइना में 20 से 25 नदियाँ अपना स्थान रखती हैं, लेकिन जो महत्व है, जो जनसंख्या और फसलों की दृष्टि से जिन नदियों का महत्व है, वो ये मुख्य नदियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले जो है यांगत्से कियांग नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी, आप चीन की सबसे बड़ी नदी इसको कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग चाइना के अफवाह तंत्र को, इसमें हमने कुछ नदियों को भी बनाया है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसकी कुछ विशेषताएं कि इन नदियों की क्या विशेषताएं हैं। तो चाइना की जो नदियां हैं उनकी विशेषता में सबसे पहले हम देखेंगे कि चाइना का, जब मैंने आपको भौतिक रीज़न पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि एक स्ट्रक्चर याद करिए आप, मैंने आपको एक ये स्ट्रक्चर बताया था, सीढ़ीदार बताया था ना। तो ये भाग हम इसको पश्चिम मानते हैं और ये भाग हमारा पूरब, यानी ये चाइना में मैप में देखें तो ये हमारा पश्चिम और ये हमारा पूर्वी भाग। यानी ऊंचा किधर है? पश्चिम की तरफ, और नीचा किधर है? पूरब की तरफ। ये चाइना के स्ट्रक्चर में ये भाग हमारा ऊंचा है और ये, यानी ये पोजीशन कैसी हुई? इस तरह से तिरछी। तो हमारी नदियाँ किधर की ओर प्रवाहित होंगी? पश्चिम से पूर्व। ज़्यादातर नदियाँ चाइना की पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो, क्योंकि ढाल जो है वो हमारा इस तरह से है और पानी किधर बहता है? जिधर ढाल होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर नदियाँ हमारी पश्चिम से पूर्व को प्रभावित होती हैं। दूसरी चीज़ कि चाइना में 3 भागों से नदियाँ निकलती हैं। पहला आपका तिब्बत के भाग से, दूसरा मध्य भाग से और तीसरा आपका पूर्वी भाग से। कौन कौन से भाग मैंने बताया? पहला ले लीजिए तिब्बत का पठार, यहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती, जैसे आपकी यांगजी नदी। ठीक है, यांगजी नदी ही निकलती है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से ऊला पर्वत से निकलती है। अभी आगे जब हम इस नदी को लेंगे तो उसका उद्गम वगैरह बताएंगे। दूसरा जो भाग है नदियों के उद्गम का, वो है चीन का मध्य भाग, यानी ये सेंटर जो है आपका, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और तीसरा आपका है पूर्वी भाग। पूर्वी भाग यानी ये पोर्शन, ये वाला पूर्वी भाग, इससे नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो पूर्वी भाग में, यानी हमने अच्छा एक चीज़ और कि पूर्वी भाग में नदियों का जाल अधिक है। रीज़न क्या है कि चाइना में पूर्वी भाग में बारिश अधिक होती है, वर्षा अधिक होने के कारण नदियों में पानी अधिक रहता है और बरसात में तमाम नदियाँ नई भी निकल जाती हैं, जिसके कारण इस भाग में नदियों का जाल अधिक है, पानी अधिक है, नदियों की संख्या अधिक है। जबकि पश्चिमी भाग में ऊंचाई अधिक होने के कारण नदियाँ एक तो कम है, दूसरे बारिश भी कम होती है, तो नदियाँ जो है वो पश्चिमी भाग में कम पाई जाती हैं। ये 3 बेसिक चीज़ें इसकी आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद चीन में प्रधानता 4 नदियाँ, ये नदियाँ मैंने लिखी हैं, लेकिन इसमें प्रधानता जो है वो 4 नदियाँ पूरे सिस्टम को प्रभावित करती हैं, खेती को, उद्गम को और जनसंख्या घनत्व को। ठीक है, इस सब को केवल 4 नदियाँ प्रभावित करती हैं, जिसमें आपकी यांगत्से कियांग, वांगहो, सिक्यांग नदी और आपकी ये आमूर नदी, ये आपकी प्रभावित करती है। ठीक है, अब क्रम से हम लोग इसको एक एक एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हमारी है यांगत्से कियांग नदी। ठीक है, तो नोट करते आप लोग इसको चलिएगा, जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं उसको नोट करते चलिए।
अब हम देखते हैं कि यांगजी नदी की लोकेशन क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होकर के डायरेक्ट फिर ये उत्तर दक्षिण में ऐसे इस तरह से होकर के फिर ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होकर के जाके पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो स्थान है इसका हम थोड़ा डिटेल समझेंगे, क्योंकि चीन की मुख्य और सबसे बड़ी नदी है। तो ये एरिया आपको पता है तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत का पठार था इसको जब हमने शुरू में बताया था। तो तिब्बत का पठार से ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ऊला पर्वत, ऊला नोट करते चलिएगा, ऊला पर्वत तिब्बत के पठार के ऊला पर्वत से निकलती है। और ये हाइट जो है आपको पता है तिब्बत का पठार ऊंचा है, तो 4450 किलोमीटर ऊंचाई से ये नदी, इस नदी का उद्गम होता है। और निकलने के बाद ये बहुत ही पतले रास्ते से, ऊंचाई से बहुत तेज़ी से पतले रास्ते से नीचे गिरती है। बहुत संकीर्ण इसकी घाटी, बहुत पतली घाटी है। और उसके बाद फिर यहाँ आकर के ये धीरे धीरे फिर अपने क्षेत्र को चौड़ा करती है और फिर रेड बेसिन और उसके आगे सिचुआन बेसिन का भी निर्माण करते हुए, यानी यहाँ पर इसका भाग खूब चौड़ा हो जाता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर ये कई झरने भी बनाती है, क्योंकि इसका मोड़ आप देख रहे हैं कितना ये मुड़ी हुई नदी है, इस तरह से है। तो बहुत सारे मोड़ विसर्प के आकार में ये बहती हुई आगे बढ़कर पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। ठीक, इसका जो ये वाला भाग है ये, क्योंकि ये यहाँ से जब ये तिब्बत की पठार से निकलती है तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं आसपास, बहुत सारे पर्वत। तो जगह कम होने के नाते, एक तो क्षेत्र बीहड़ होने के नाते, ऊंचा क्षेत्र होने के कारण यहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे यह नदी मैदान में उतरती है, बेसिन्स का निर्माण करती है, रेड बेसिन, 2 बेसिन ये बनाती है, नोट कर लीजिएगा। एक रेड बेसिन, यह नदी 2 बेसिनों का निर्माण करती है, एक रेड बेसिन और दूसरी है सिचुआन बेसिन। ये हम जब आपको बेसिन पढ़ाए थे तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये नदी बेसिन का निर्माण करती है, कौन सी, 2 बेसिनों का, रेड बेसिन और सिचुआन बेसिन। तो आगे जाकर के जब बेसिनों का निर्माण करती है तो फिर ये जो है अपने मार्ग को बहुत चौड़ा बना लेती है। और इन बेसिनों में ही फिर बहुत अच्छी खेती की जाती है, जिसमें धान सबसे मुख्य फसल है। धान, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना, ये सारी की सारी जो है वो खेती इस क्षेत्र में की जाती है। और इसीलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सघन शंघाई है ना, ये सब क्षेत्र इसके आसपास पाए जाते हैं और जनसंख्या का घनत्व भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये सब आप नोट करते चलिए। अच्छा, एक पॉइंट है, फ़ारसी लोग जो है इसको नील नदी कहते हैं। नील नदी तो मिस्र में है, जो वो दूसरी है, लेकिन इसको उपमा दी गई है। जैसे मिस्र में नील नदी का महत्व है, बहुत अधिक महत्व है, वो उसको जो है वरदान कहा जाता है मिस्र का। वैसे ही फ़ारसी लोग इस नदी को क्या कहते हैं, नील नदी, इन्होंने उपनाम इसको दिया हुआ है। इसकी एक मुख्य जो है वो आपकी सहायक नदी है हान कियांग। ठीक है, इसकी एक मुख्य नदी है हान कियांग, ये इसकी उपनदी है, उपनदी यानी सहायक नदी है हान कियांग। और तिब्बत के पठार से जब ये निकलती है यहाँ से, तो यहाँ के लोग इस नदी को सुनहरी नदी यानी सुनहरे जो है बालू की नदी इसको कहते हैं। ठीक है कि, और इसको यहाँ किसान कियांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको नोट कर लीजिए, किसान कियांग, किसान कियांग के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। जब ये यहाँ इधर आ जाती है तो इसको यांगटीसी कियांग या यांगजी कहते हैं, और तिब्बत में इसको किसान, जिसकी मीनिंग क्या होती है, सुनहरे बालू वाली नदी। इसकी मीनिंग क्या होती है, सुनहरे बालू वाली नदी। ठीक, यह नदी जब आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र पे पहुँचती है तो यहाँ पे तमाम छोटी छोटी झीलें भी उत्पन्न हो जाती हैं, बन जाती हैं, और उन झीलों में मछली पालन बहुत किया जाता है। चीन के लोग यहाँ पर मछली पालन बहुत करते हैं। और इस क्षेत्र की नदी घाटी को अन्न का भंडार मैंने कहा ना, यहाँ बहुत हर वैरायटी की फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, जिसके कारण यांगटीसी कियांग नदी की घाटी को क्या कहा जाता है, अन्न का भंडार। ठीक, तो ये हमारी इसका जो थोड़ा यांगटीसी कियांग का परिचय था छोटा मोटा, वो मैंने आपको दिया। इसके बाद दूसरी नदी हमारी आती है हुआंगहो नदी। रुक, चाइना की दूसरी नदी है हुआंगहो नदी। इस नदी के कई उपनाम हैं, पीली नदी, विश्वासघाती नदी, चीन का शोक भी इसको कहते हैं। क्या क्या, पीली नदी,
विश्वासघाती नदी और चीन का शोक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं पीली नदी, क्यों कहते हैं पीली नदी? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पानी है वो पीला होता है। अब पीला क्यों होता है? क्योंकि लोयस के पठार से बहुत भारी मात्रा में अपने साथ बालू बहा करके ले आती है, मिट्टी बहा करके ले आती है, जिसके कारण इसका पानी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है। दूसरा, इसको चीन का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी में हर साल बहुत भयंकर बाढ़ आती है, और जिसके कारण इतिहास में भी कई बार ऐसा लिखा हुआ है कि कई बार इस नदी में बाढ़ आई और बहुत भयंकर बाढ़ आती, जिससे बहुत लोग मरे, बहुत जन धन का इसमें नुकसान भी हुआ है, जिसके कारण इसको चीन का शोक नाम की उपमा दी गई है। ठीक है। और तीसरा, विश्वासघाती नदी। यह नदी अपना मार्ग हर साल बदल देती है। तो तीन रीज़न जो इसके हैं, जिसके कारण इसको उपनाम मिला है, वो क्यों वो इसलिए है क्योंकि इस नदी का जो मुहाना है और इस नदी की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी से भर जाती है, और उसका कारण क्या है कि लोयस के पठार से बहुत भारी मात्रा में बालू और मिट्टी अपने साथ ले आती है, जिसके कारण इसका जो तली है, जो इसका धरातल है, वो ऊंचा हो जाता है। जब अपने साथ मिट्टी लाएगी, है ना, इस तरह से आप समझिए, जब अपने साथ ये नदी मिट्टी ला रही है तो इसकी जो तली है ना, वो मिट्टी वो क्या होगी? वो जमा होती जाएगी, और पानी क्या होगा? वो ऊपर हो जाएगा। जब पानी ऊपर होगा तो कहाँ बहेगा? वो किनारों को तोड़ करके आसपास के एरिया में ही तो बहेगा। यानी उसका जो किनारा है वो क्या होता है कि वो उन किनारों को तोड़ करके नदी का पानी आसपास जो भी जनसंख्या है, जो भी हाउस हैं, वो सब क्या होते हैं? बह जाते हैं। तो ये रीज़न है। अगर लोयस का पठार ना होता तो ये नदी भी एक नॉर्मल नदी कहलाती। तो रीज़न इसका तीनों ही जो उपनाम हैं वो इसीलिए हैं कि इसके जो तली है, और अच्छा, यहाँ पर गिरते गिरते इसका जो वो बहाव है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ तक आते आते आप देख रहे हैं, यहाँ ये पीला सागर उद्गम इसका यहाँ से है, लेकिन इस पूरे रास्ते में इसने कई विसर्प मोड़ भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते इसका जो पानी है बिल्कुल धीमा हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है। रीज़न क्या है कि अपने साथ इतनी ज़्यादा मिट्टी और तलछट वो ले आती है कि आसपास जम जाता है, और इसका जब पीला पानी जो है वो यहाँ गिरता है तो आसपास के इस सागर को भी वो पीला कर देता है, इसलिए इस सागर का नाम पीला सागर। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको? अब इसका उद्गम देख लेते हैं। इसका उद्गम ये देखिए, 2 पॉइंट, 2 झीलों से होता है। इसका उद्गम 2 झीलों से होता है। पहली है सरिंगनौर और दूसरी है उरिंगनौर। ये सब आप नोट करते चलिए। ठीक है। ये है आपकी सरिंगनौर और ये है उरिंगनौर। जैसे ऊला पर्वत की ऊंचाई थी, उसी तरह से इन झीलों की भी ऊंचाई 4225 मीटर है। धरातल से 4225 मीटर की ऊंचाई पर ये झीलें हैं, जहाँ से इस नदी का उद्गम बाद में आकर के फिर ये एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक। इसकी एक सहायक नदी है ब्योहो। ब्योहो उपनदी, इसकी नाम नोट कर लीजिए, ब्योहो। इसकी एक सहायक मुख्य नदी है ब्योहो। ठीक है। इस नदी की एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि इसमें जो मुहाने से जो एरिया है, इसमें जहाज़ नहीं चल पाते, नावें नहीं चल पाती। उनका क्या काम होता है? वो व्यापार में बहुत मदद करते हैं। जिस नदी में अंदर तक, काफ़ी मुहाने से अंदर तक, मुहाना आपका ये है, मुहाने से अंदर तक जहाज़ और स्टीमर चल जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो परिवहन के साधनों में बहुत उपयोगी होते हैं। सामान ले जाना, ले आना, उसमें क्या करते हैं? बहुत उपयोगी है। लेकिन इस नदी में समस्या क्या है कि इसकी तली बहुत ऊंची है। ऊंची क्यों है? क्योंकि इसमें जो है तलछट, जो आपकी बालू और मिट्टी, मैंने बताया ना कि इसकी जो तली है वो बहुत ऊंची है, जिसके कारण जहाज़ और स्टीमर नहीं चल पाते। तो ये इस नदी की समस्या। बल्कि यांगजी में ये प्रॉब्लम नहीं। यांगजी में लगभग 2000 मुहाने से 2000 किलोमीटर के अंदर तक बड़े आराम से जहाज़, बड़े बड़े जहाज़, नावें अंदर तक परिवहन सामान लाते हैं और ले जाते हैं। आसपास के जो इसके नगर बसे हुए हैं, उन नगरों में जो है वो सामान आसानी से इसीलिए यांगजी को चीन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये आप मान के चलिए। ठीक है। आर्थिक और कृषि सभी में इसका बड़ा रोल है। यांगजी नदी चीन के इसको 2 पार्टों में भी डिवाइड करती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यांगजी में वांगहो नदी से हम फिर यांगजी में आ गए कि ये जो है नदी चीन के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को भी अलग करने में अपना रोल निभाती है। तो ये वांगहो नदी हो गई आपकी।
तीसरी नदी आपकी है सिक्यांग नदी, ठीक है। इस नदी को चीन में शी नदी, बड़ा शा और इसको मात्रा बड़ी की शी नदी कहते हैं। यह नदी आपकी, ये लोकेशन देखिए, ये वाली जो लोकेशन है इस तरह से आकर के ये, ठीक है, ये नदी उत्तर से आकर के दक्षिण की ओर इस तरह से मुड़ गई है। यह नदी यूनान के फुंग किंग, ठीक है, एरिया से निकली हुई है और कैंटन के पास आकर के डेल्टा बनाती है, ठीक। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इसकी 2 सहायक नदियां हैं, नोट करते जाइए, एक लिड और कोई, इसकी 2 सहायक नदियां हैं। इसकी एक विशेषता क्या है कि ये इसमें साल भर खूब पानी रहता है, व्यापार के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके भी मुहाने से लेकर के बहुत अंदर तक स्टीमर और जहाज़ चलते हैं, ठीक है। पानी अधिक होने के कारण यहाँ पर इसका जो आसपास का क्षेत्र है, इसमें साल भर में धान की 3 बार मतलब साल भर में 3 बार धान की फसल उगाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसको अन्न का एक, वो भी आप कह सकते हैं कि बहुत अधिक अन्न उत्पादन करने वाली ये नदी है, ठीक। तो इसमें इतनी ही थी। और फिर अगली आपकी नदी आती है आमूर नदी। ये आपकी आमूर नदी, ये देखिए यहाँ मंगोलिया से इस तरह से इसका प्रवाह, और ये ठीक आकर के चीन के, ये देखिए ये बॉर्डर पे बिल्कुल प्रवाहित होती है, ठीक है। इधर आपका क्या है, रूस है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो रोल है वो आपका रूस और चाइना के एक तरह से ये सीमा रेखा बनाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही है कि ये सीमा रेखा निर्धारित कर देती है ये आकर के। और इसकी जो है 3 सहायक नदियां हैं, सुंगेरी, उसुरी और आर्गुन। सुंगेरी नदी तो आप यहीं देख रहे हैं, सुंगेरी, उसुरी और आर्गुन इसकी 3 सहायक नदियां हैं। इधर आपका क्या था, खिंगन पहाड़ियाँ थी ना आपको जब हमने वो पढ़ाया था फिज़िकल, तो खिंगन पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित हैं। ये पूरा एरिया खिंगन पहाड़ियों से, तो खिंगन पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम किधर है, खिंगन पहाड़ियों से निकलकर ये जो है आपकी आगे बढ़ती हुई सीमा रेखा बनाती है। ये प्रदेश कैसा है, बहुत ठंडा। इधर रूस है, चाइना, यानी ये नदी पूरी की पूरी ठंडे प्रदेशों से होकर के बहती है, इसलिए अधिकांशतः इसका पानी जमा रहता है साल भर, ठीक है। कभी कभी 1-2 महीना थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तो अधिकांशतः इसका पानी जमा होने के कारण बहुत अधिक उपयोग में नहीं आता, ना ही इससे बिजली बन पाती है, ठीक है, और ना ही इससे खेती की जा सकती है, और खेती का एरिया भी नहीं है। तो बहुत ही जैसे कहते हैं कम महत्व वाली नदी ये जो है मानी जाती है। लेकिन इसकी सीमा रेखा बनाने के कारण इस नदी को जानना हमें बहुत अधिक आवश्यक है, ठीक। उसके बाद आपका आता है एक नदी आपकी, ये छूट गई, हुआई नदी, ठीक है ना, हुआई नदी, पॉइंट नोट करिए, हुआई नदी। हुआई नदी की लोकेशन ये, यानी ये यांगजी और वांगहो के बीच में बहती है, ठीक है। हुआई नदी यांगजी और आपके वांगहो के बीच से प्रवाहित होती है। इस नदी की विशेषता क्या है कि यह नदी मुहाना रहित है, यानी ये गिरती नहीं कहीं, ये समाप्त हो जाती है। रीज़न क्या है कि इस नदी में भी, इसकी तली में बहुत सारा बालू और सिल्ट जमा हो जाता है, ये बालू में जाकर के विलीन हो जाती है। हाँ, इसके पहले का जो पानी है वो 2 झीलों में एकत्र हो जाता है, ठीक है, एकत्र किया जाता है। 2 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं जिसके कारण इसके पानी को एकत्र किया जाता है। क्यों एकत्र किया जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत आती है। वही सेम वांगो वाली पोजीशन इसकी है, जैसे उसकी जो तली है वो ऊपर तलछट के कारण है, वैसे ही इस नदी की भी जो तली है वो तलछट के कारण भरी हुई है, जिसके कारण इसका पानी जो है वो बाहर, बहुत बाढ़ इस पर आती है। और इसीलिए 1-2 नहीं 13 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं इसके आसपास, इस नदी के आसपास 13 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं, जिसका मतलब जिससे उसका पानी जो है उन झीलों में स्टोर कर लिया जाए। जब बारिश में वो उसमें पानी अधिक हो, है ना, जिसके कारण बाढ़ ना आए, तो उस पानी को उन झीलों में एकत्र कर लिया जाता है। और इसी में इस नदी पर एक जलाशय भी बनाया गया है आपकी हुआई नदी पर, मीसान एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, जो चाइना का बहुत बड़ा जो है वो जलाशय है, वो इसी हुआई नदी पर बनाया गया है, जिससे उसके पानी को बाढ़ आने से रोका जा सके और उसके पानी को इकट्ठा करके किसी यूज़ में लाया जा सके, ठीक है। तो ये आपकी जो है
ये हुआई नदी थी। और ये नदी जाकर के, इसका मुहाना नहीं, ये नदी जाकर के आगे बालू में ही जो पानी बचता है, पहले तो स्टोर कर लिया था सारा पानी झीलों में, और जो पानी बचता है वो जाकर के जो है वो बालू में समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाती है एक तरह से ये नदी। तो ये नदी आपकी मुहाना रहित, अगर पूछा जाए चाइना में मुहाना रहित नदी कौन सी है, तो वो ये आपकी हुआई नदी है। अब इसके बाद आपकी आती है ये नदी आपकी 6 नंबर पे सुंगेरी नदी की लोकेशन ये देखिए, आमूर से निकलती है ना। इसकी लंबाई कुल है 1776, ठीक है। और ये जो है आमूर की सबसे बड़ी सहायक उपनदी है। 3 नदियाँ मैंने बताई थी ना आपको, जिसमें सुंगेरी जो है वो सबसे बड़ी है। इस नदी में भी बहुत अंदर तक स्टीमर और छोटी छोटी नावें, जहाज़ें, ये सब चल सकते हैं। तो एक तरह से परिवहन में इसका खूब यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सुंगेरी नदी हो गई आपकी। इसके बाद आती है आपकी तारिम नदी। तारिम नदी आपकी मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों की सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट नदी जो है वो तारिम नदी है। तारिम नदी आपकी, तारिम बेसिन मैंने पढ़ाया था, ठीक है। वो उसमें जो है सबसे जो शुष्कतम मरुभूमि है चाइना में, तकला जो है वो महान मरुस्थल जो है, उसमें ये नदी, ये देखिए इसकी पोजीशन, ये तकला मकान, जिसमें ये नदी जो है बीचों बीच से होकर के बहती है, ठीक है, शुष्क मरुभूमि में होकर के बहती है। और कहाँ जाकर गिरती है, ये चौक नोर नामक झील, ये झील है, तारिम बेसिन में एक बनी हुई झील है, उसी में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो है, जो आपने जितनी नदियाँ, मैंने बहुत छोटे में आपको बताया कि मुख्य जो नदियाँ हैं जिनकी इम्पोर्टेंस, ये मैंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया हुआ है। ये देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार, ठीक है, ये भी मैंने शो कर दिया है। ये आपका गोबी डिज़र्ट है ही है, ठीक। और ये जो है ये सिल्क रोड, रेशम का पथ चीन में बहुत फेमस, सुना था आपने ना, चीन का रेशम बहुत जाता था बाहर और बहुत फेमस, अच्छा माना जाता था। तो ये रेशम सिल्क रोड एक चीन की, ये भी आपके जीके के लिए मैंने इसमें शो किया है। तो ये इस तरह से तो मुख्य नदियाँ, जिसमें आपने ये देखा कि सबसे जो मुख्य इम्पॉर्टेंट रोल है वो आपकी यांगजी नदी, वांगो नदी, सिक्यांग नदी, ठीक है, इन सब का महत्वपूर्ण रोल है। तो नदी को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य आपका सिर्फ एक ये था कि थोड़ी सी आपकी IQ, जीके, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें 1-1, 2-2 नंबर वाले जो 8-10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से पूछे जा सकते हैं कि उसको वांगो नदी को क्यों कहा जाता है, चीन का शोक क्यों कहा जाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। उद्गम स्थल पूछा जा सकता है इन नदियों का, जैसे यांगजी नदी का पूछा जा सकता है, वांगो का पूछा जा सकता है, कहाँ गिरती हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट, इसीलिए मैंने आपको तारिम नदी पूछी जा सकती है, आई भी है 1-2 बार पिछले वर्षों में, छोटे प्रश्नों में इसका पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के इसको बताने का मेरा उद्देश्य ये था। और अगला जो हम लोग लेसन पढ़ेंगे क्लाइमेट, चीन की जलवायु, उसमें इन नदियों का रोल बहुत अधिक है। 2 नदियाँ आपकी 3-4 जो इधर मैंने बताई हैं, इन नदियों का भी क्लाइमेट पर बहुत असर पड़ता है। तो आप लोकेशन समझे रहेंगे, इनकी दिशा समझे रहेंगे, तो आपको क्लाइमेट समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब क्लाइमेट पढ़ेंगे चाइना की।